Good morning, everyone. I am Anuka Sharma, guest lecturer at Government CYT PG Autonomous College, Goa. Today, I am going to discuss the topic computation of measures of variability, which is under the syllabus of MSc second semester. It is a virtual lab class. Here, we try to describe how we calculate measure of variability by different methods. So, what is the aim of this practical? Our aim is to define and distinguish measures of variability and to calculate measures of variability. हमारा मेन एम है इस प्रैक्टिकल का कि हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को डिस्टिंग्विश कर सकें और उसको डिफाइन कर सकें। मतलब किसी भी डाटा जो आपने कलेक्ट किया है उस डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है इसका हम कैलकुलेशन कर सकें और इसका कैलकुलेशन हम किस किस तरीकों से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड अवेलेबल हैं उसको हम समझ सकें और उनका डेफिनेशन हम समझ सकें। ये हमारा मेन एम है इस प्रैक्टिकल का। So how can we define variability? Variability is the amount of scatter or dispersion of data from the mean. Variability को हम इस तरह से समझा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल डाटा का इंडिविजुअल सैंपल का पूरे डाटा के मीन वैल्यू से जो डिस्पर्शन है उसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी फील्ड में गई और उस फील्ड से मैंने 100 नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ लीव्स भी हो सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, और वो टोटल नंबर ऑफ लीव्स जो है वो 100 है। अब इस 100 लीव्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं उस 100 लीव्स के इंडिविजुअल लीफ का जो लेंथ है उसको मैं पूरे लीव्स के लेंथ का जो मीन वैल्यू आया पूरे डाटा का उसके साथ उसका डिस्पर्शन जब मैं देखती हूँ तो मैं वेरिएबिलिटी देखती हूँ उस पूरे डाटा का कि वो इंडिविजुअल सैंपल अपने पूरे डाटा की मीन वैल्यू से कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितना स्कैटर्ड हो रहा है, इसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी। इसको हम इजी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, रैंडम नंबर्स हैं। इन रैंडम नंबर में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम वेरिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमको सबसे पहले कोई भी दिए हुए डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले और सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे लास्ट में रखना होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, इस डाटा को अरेंज कर लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था लेंथ ऑफ लीफ। अब उस इंडिविजुअल लेंथ ऑफ लीफ को अगर मैं देखना चाहती हूँ वो कितने बार रिपीट हुआ है पूरे डाटा में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 12 to 13 डाटा कलेक्शन किए हैं, तो इस 12 to 13 जो डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं उसमें 28 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। इस रिपीटेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर जब हम इस डाटा में देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 28 जो है सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, मतलब एक ही बार आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की 1 लिख दी। टेलीफॉर्म में आप रोमन लेटर में 1 लिखते हैं और वही फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह जब हम 34 को देखते हैं पूरी डाटा में तो हम ये देखते हैं कि वो 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9 हो गई। तो इस तरह से हमने एक टेबुलेशन फॉर्मेट फॉर्म कर लिया। उस टेबुलेशन वैल्यू में हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स आ गए और उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, जहाँ पे हमने टोटल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली है। अब इस पूरे सैंपल का, इस पूरे डाटा का अगर मैं मीन वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इस 34 को मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करूँगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब मैंने कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं। तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैंने 14 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए जिसमें मैंने देखा कि इनकी फ्रीक्वेंसी 34 बार आ रही है। तो मैं मीन वैल्यू कैसे निकालूंगी, 34 डिवाइडेड बाई 14, ये होगा इस डाटा का मीन वैल्यू। और जब मैं वेरिएबिलिटी निकालना चाहूंगी तो वेरिएबिलिटी क्या होगी, वेरिएबिलिटी होगी मीन वैल्यू जो हमारी आई। फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू जो आ रही है हमारी वो हो सकती है 7
के आसपास, 7 पॉइंट्स के आसपास होगी। तो मीन वैल्यू के हिसाब से जो 7 आ रहा है, 7 क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन ऑफ द सैंपल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th पोजीशन में जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू इस पूरे डाटा की मीन वैल्यू है। ठीक, तो 34 हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीन वैल्यू हो गया। अब ये मीन वैल्यू से इंडिविजुअल डाटा का जो डिस्पर्शन है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबिलिटी कह रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजी वे पे हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में लिखते हैं हम नंबर ऑफ सैंपल्स हमने जो कलेक्ट किए हैं, और वाई एक्सिस में हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। जब हम दोनों को मैच करते हुए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं और उसको अटैच करते जाते हैं, तो हमें हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस हिस्टोग्राम में आप देख सकते हैं कि जो 34 है वो ये वैल्यू है जो कि इस डाटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब इस 34 से 28 में के बीच में जो डिफरेंट है या डिस्पर्शन है, यही वेरिएबिलिटी कहला रही है। मतलब आपके डाटा में मीन वैल्यू से सारे सैंपल्स कितने डेविएट कर रहे हैं, कितने स्कैटर्ड हैं, ये वेरिएबिलिटी कहला रही है। तो वेरिएबिलिटी जो है वो किस तरह से डाटा को सिग्निफिकेंट बनाती है, सिग्निफिकेंट इस तरह से बताती है कि वेरिएबिलिटी जो है वो बताती है कि आपका डाटा कितना नॉर्मल है। जब हम हिस्टोग्राम में सारे हिस्टोग्राम के मिड वैल्यू को अटैच करते जाते हैं, तो हमको एक कर्व मिलता है। इस कर्व को हम बोलते हैं बेल शेप कर्व। इस बेल शेप कर्व के थ्रू हम वेरिएबिलिटी भी बता सकते हैं और डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कर्व अभी आप देख रहे हैं, उसमें बहुत शार्प पीक वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। मतलब कि ये जो बेल कर्व है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, पर ठीक थोड़ा सा स्क्वीड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपकी वेरिएबिलिटी कम है, और ये डाटा जो है वो क्या है, आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल है पर वेरिएबिलिटी कम है। इसका मतलब आप इस सैंपल को पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते भी हैं तो चांसेस सिमिलरिटी होने के थोड़े कम हैं, क्योंकि इन पॉपुलेशन ये हो ही नहीं सकता कि वेरिएबिलिटी आपको बहुत कम मिले। इस ग्राफ को हम लोग नॉर्मल कर्व बोलते हैं, और ये प्रॉपर बेल शेप कर्व है। प्रॉपर बेल शेप कर्व नॉर्मल कर्व को डिनोट करता है, और यहाँ पे वेरिएबिलिटी आपको मॉडरेट दिखती है। मतलब कि जो डिस्पर्शन है इंडिविजुअल डाटा का मीन वैल्यू से, वो मॉडरेट है, और इसे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस इज डाटा वेयर यू कैन सी दी वेरिएबिलिटी इज कंसिडरेबल। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, पर ये बेल शेप कर्व नहीं है, ये हाइपरबोला कर्व दिख रहा है, जो कि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। मतलब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह से आप जब वेरिएबिलिटी शो करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि आपका डाटा कितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमने ये समझ लिया कि वेरिएबिलिटी किस तरह से असेंशियल है हमको अपने डाटा को समझने के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि हम कौन कौन से मेथड से वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज रेंज, सेकंड वन इज वेरिएंस, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसी भी डाटा में प्रेजेंट वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 डाटा दिए हुए हैं, ए बी सी। तीनों डाटा में नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 5 हैं, और जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, तो आप ये ध्यान देंगे कि इनमें जो वैल्यू दी हुई है मिड पॉइंट में 6, ये 6 जो है ये तीनों डाटा की मीन वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो डाटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सारे डाटा में ये सिमिलरिटी है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है इसकी मोड वैल्यू भी है, मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट भी हुई है। तो मीन और मोड अगर किसी डाटा का सिमिलर है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो डाटा जो है वो सेम है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेंज। रेंज क्या है? रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। मतलब किसी भी डाटा में प्रेजेंट लोवेस्ट वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं हाईएस्ट वैल्यू से,
तो हमको जो डाटा मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो उस डाटा का रेंज होता है। मीन्स आपका डाटा किस रेंज में वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल फॉर डाटा ए हमारा रेंज है 4, फॉर डाटा बी हमारा रेंज है 8, एंड फॉर डाटा सी ऑल्सो वी हैव द रेंज वैल्यू 8। तो मीन और वैल्यू इक्वल होने के बाद भी तीनों डाटा में हमारा रेंज वैल्यू क्या है, डिफर कर रहा है। The deviation of a data value from the mean is the difference between the data value and the mean. स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि डेविएशन किसे कहते हैं। तो डेविएशन किसी भी इंडिविजुअल डाटा को जब हम मीन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस इंडिविजुअल डाटा का मीन वैल्यू से डेविएशन शो करता है कि आपका वो इंडिविजुअल डाटा मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर गया है, कितना दूर प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डेविएशन कर रहे हैं। हम ये कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा ए था, ये बी और सी, और हम इसका अगर डेविएशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू क्या थी 6 से इंडिविजुअल डाटा इंडिविजुअल सैंपल को माइनस करेंगे तो 8 - 6 इज 2, 7 - 6 इज 1, 6 - 6 इज 0। मतलब यहाँ पे डेविएशन आपको 0 दिख रहा है क्योंकि आपका मीन वैल्यू भी 6 है और इंडिविजुअल वैल्यू भी 6 है। इसका मतलब यहाँ डेविएशन 0 हो गया, पर 7 जो है वो 1 पॉइंट डेविएट है मीन से, 8 जो है वो 2 पॉइंट डेविएट है मीन से। तो इसी तरह आप सैंपल डाटा बी का भी देख सकते हैं, सी का भी देख सकते हैं। Now what is mean deviation? Mean deviation average the absolute value of the deviation. Mean deviation कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, मीन वैल्यू हमने जो अभी डेविएशन वैल्यू निकाला, इस डेविएशन वैल्यू का समेशन कर रहे हैं और समेशन करने के बाद उसको नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मीन डेविएशन। मीन हम कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ सैंपल, वो हमारा आता था मीन। यहाँ पे भी हम सेम वही कर रहे हैं कि पूरे सैंपल का हमने जो डेविएशन निकाला है उस डेविएशन को हम सम अप कर रहे हैं और सम अप करने के बाद उसको नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने डेविएशन निकाला है ना। अब इस डेविएशन को हम जब टोटल करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन में आ जाएगा। यहाँ पे हमने दूसरी चीज कैलकुलेट की है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। The sum of the square deviation is important and is often abbreviated to HS of sum of square. सम ऑफ स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको मीन डेविएशन से सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ही आपको वेरिएबिलिटी शो करता है। तो सम ऑफ स्क्वायर क्या है, जो आपने अभी डेविएशन कैलकुलेट किया और उसका समेशन निकाला जिसको आप मीन डेविएशन बोल रहे थे, उसी तरह से आप डेविएशन से सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल डेविएशन को जब आप स्क्वायर करेंगे और उसके पूरे स्क्वायर को सम करेंगे तब उसको आप क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये आपने निकाल लिया डेविएशन और उस डेविएशन को स्क्वायर कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेविएशन जो था बी वैल्यू में 10 में 6 माइनस किए तो 4 आया, ये डेविएशन हो गया। इस डेविएशन को जब हमने स्क्वायर किया तो 16 आ गया। सेम है, हमने यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर किया और 4 हमको डेविएशन मिला। यहाँ पे भी जब हम माइनस वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो वो अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये इंडिविजुअल डाटा का सम ऑफ स्क्वायर आया, इसको हमने सॉरी सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन स्क्वायर आया, उसको हमने सम ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो हमको कितना वैल्यू मिला, 40। तो बी का सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू क्या है, 40, और सी का 30। नाउ व्हाट इज वेरिएंस? The average of square deviation is called variance. तो हमने सम ऑफ स्क्वायर क्यों कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा
पॉपुलेशन मीन था उसको इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस कर रहे हैं और फिर स्क्वायर कर रहे हैं और उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों हमने म्यू एन और सिग्मा स्क्वायर यूज किया है। वेरिएंस को अगर हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर अ पॉपुलेशन, तो जब हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसी तरह पॉपुलेशन मीन म्यू से डिनोट होता है और नंबर ऑफ सैंपल फॉर पॉपुलेशन इज एन। और यही जब हम बात करते हैं सैंपल के लिए जो कि हमने कलेक्ट किया है, उसके लिए जब हम वेरिएंस डिनोट करते हैं तो एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, मीन जो है एक्स बार से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो जब हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का हो या तो सैंपल का हो, तो हमको इंडिविजुअल वैल्यू को मीन वैल्यू से माइनस करके उसका स्क्वायर करना होगा और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। तो जो स्क्वायर डेविएशन है उसको जब हम नंबर ऑफ सैंपल से माइनस करते हैं, सैंपल और पॉपुलेशन बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल लिया था, यहाँ पे हमने n-1 किया है। जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उसको हम 1 माइनस करके यहाँ पे लेते हैं। वेरिएंस, population variance can be estimated based on sample variance. Standard deviation, the root square of variance is called standard deviation. तो हमने अभी देखा कि वेरिएंस हम किसको बोल रहे थे, स्क्वायर्ड ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। और जब हम इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो किस तरह से एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से कनेक्टेड है, शायद आप ये समझ पा रहे होंगे। जब हम ये स्क्वायर, सिर्फ ये स्क्वायर यहाँ से जब अगर हम हटा देंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर दी सैंपल। पर हमने यहाँ पे जब स्क्वायर लगा दिया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये किसके लिए, सैंपल के लिए है। सो हम किस तरह से सम ऑफ स्क्वायर, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डाटा का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 25, 26, 32, 45, 51, 65। ठीक, अब हमको जब सम ऑफ स्क्वायर निकालना है या तो वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डाटा है उन सारे सैंपल्स का हमको सम करना पड़ेगा। जब हम इस पूरे सैंपल का सम करेंगे तो उसको नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा था, तो सम ऑफ ऑल द सैंपल्स एंड नंबर ऑफ सैंपल से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मीन वैल्यू आ गया। तो इस डाटा के लिए मीन वैल्यू हमारा कितना है, 41। आफ्टर मीन कैलकुलेशन हमको क्या करना है, हमको निकालना है डेविएशन। ये हमारा क्या था, सैंपल है, हमको डेविएशन निकालना है। हमने मीन वैल्यू निकाल ली है 41, तो 25 माइनस 41 इज -16। या इसी तरह से हम 26 को भी 41 से माइनस कर 41 से माइनस कर रहे हैं, 32 को भी, 45 को भी, 51 को। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया। अब इस डेविएशन वैल्यू से हम क्या निकालना चाहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। तो इस डेविएशन को जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर डेविएशन। और इस स्क्वायर डेविएशन को जब आप सम अप करेंगे तो आपको सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि हमने सम ऑफ स्क्वायर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमने डेविएशन निकाला इंडिविजुअल डाटा का और उसका डेविएशन स्क्वायर कर दिया सारे डाटा का। जब हमने सारे डाटा का डेविएशन स्क्वायर निकाल लिया तो हमने सारे इंडिविजुअल डाटा के डेविएशन स्क्वायर को सम अप किया और सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब उससे हमने वेरिएंस कैसे निकाला, आपको फॉर्मूला याद होगा कि जो सम ऑफ स्क्वायर है उस सम ऑफ स्क्वायर को जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वेरिएंस आता है। तो हमने 1354 को जब 6 - 1 मीन 5 से डिवाइड किया तो 270.8, ये हमारा क्या हो गया, इस डाटा के लिए वेरिएंस हो गया। और जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया मीन्स 270 का जब हमने स्क्वायर रूट किया तो हमको क्या मिल गया, डेविएशन 16.5। तो हमने तीनों
हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसका रेंज हमको कैलकुलेट करना है तो रेंज कैसे कैलकुलेट करना है? रेंज बहुत ईजी है। रेंज के लिए आपको क्या करना है, जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करना है, आपको मिल जाएगा रेंज का वैल्यू। तो इस तरह से आपने तीनों मेथड्स ऑफ वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। ये डाटा मैंने दिया हुआ है, इस डाटा का सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, सॉरी सम ऑफ ऑल दी सैंपल वैल्यू कि आपने कितना सम निकाला है। जो डाटा दिया हुआ है आपको मीन निकालने के लिए सबसे पहले सारे डाटा को क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। तो पहले ये कैलकुलेट करना सीखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि आप मीन कैलकुलेट कीजिए। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सम निकाला उसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से माइनस कर लिए। फिर इस डाटा को हमको ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करना है और उसका डेविएशन निकालना है ऑफ दी फिफ्थ डाटा। जब आप इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो फिफ्थ नंबर का डाटा होगा उसका डेविएशन आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दे रही हूँ कि वो डेविएशन आएगा -3, पर आपको अपने लेवल पे नोटबुक और पेन से ये डाटा अरेंज करके करिए और करके उसके फिफ्थ वैल्यू का डेविएशन निकाल के देखिए कि ये सिमिलर आ रहा है। डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन निकालिए। हर इंडिविजुअल डाटा का डेविएशन निकालने के बाद आप पूरे डेविएशन को सम अप कीजिए और बताइए कि उसका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। ये भी सेम वही वैल्यू है। मीन डेविएशन, आपका मीन डेविएशन कितना है? जब आपने पूरे डेविएशन को सम अप किया और सम अप करने के बाद जब उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो आपका मीन डेविएशन क्या इतना आया है, ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे। और इसका सम ऑफ स्क्वायर निकालिए, 1130 आना चाहिए। वेरिएंस निकालिए जो कि 102 आना चाहिए और डेविएशन 10.1 आना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप बना के देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। रेंज वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आप यहीं पे कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू से माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा आपका रेंज 16 - 42 = 32। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।